हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर शायद 8th है और आज हम समझेंगे कि कंडक्टेंस, कनेक्टिविटी, मोलर कनेक्टिविटी, स्पेसिफिक कनेक्टिविटी, ये बेसिक्स टर्म्स को आज हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होती है, ये कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का क्या लेना देना है। इन कुछ बेसिक्स टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिसके बाद अगले आने वाला एक लॉ है जिसको आप कॉलरोश लॉ बोलते हो, वो इन्हीं टर्म्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज हम ये बेसिक्स टर्म समझेंगे, उसके बाद हम आगे कॉलरोश लॉ समझने वाले हैं। तो आज की जो बेसिक टर्म्स हैं उनको स्टार्ट करते हैं, जिसको हम स्टार्टिंग में सबसे पहले बोलते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होती है? कंडक्टेंस से पहले आप एक बात समझिए कि हमारे पास दो तरह के कंडक्टर होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। एक होते हैं मेरे पास मेटेलिक कंडक्टर्स। स्पेलिंग को छोड़ देना, गलत लिख दिए, मेटेलिक कंडक्टर्स। देखो कंडक्टर्स आपने सुना सर, अभी तक तो एक ही कंडक्टर होते थे। हम बोलते हैं कंडक्टर्स को हमने दो तरह में डिस्टिंग्विश कर दिया, दो तरह में क्लासीफाई कर दिया। दोनों में क्या फ़र्क है? मेटेलिक कंडक्टर्स और नॉर्मल कंडक्टर्स, जो नॉर्मल तुम्हारे घर में तारे डल रखी है, वायर्स डल रखी, पंखा चल रहा है जिसके एसी के नीचे बैठकर वीडियो देख रहे हो, उनकी जो वायर्स डल रखी हैं वो नॉर्मल कंडक्टर्स हैं। लोहा ले लोगे, कोई भी कॉपर ले लोगे, एल्यूमिनियम ले लोगे, ये एक मेटेलिक कंडक्टर्स है, इनको मेटेलिक कंडक्टर्स बोलते हैं। और जो नॉर्मल कंडक्टर है, जो अभी हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में पढ़े थे, उनको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स बोलते हैं, ज़्यादातर इलेक्ट्रोलिटिक बोलते हैं। इन दोनों में मेन फ़र्क ये है, मेटेलिक कंडक्टर में मेरे पास एक मेटेलिक कंडक्टर है, ये रहा कॉपर की रॉड है मान लो, तो मैंने इधर से करंट दिया, इधर से करंट निकल आएगा, सही है। इधर से करंट दिया, इधर से करंट निकल आएगा, सही है। तो क्या जब करंट दिया इस मेटेलिक कंडक्टर को, क्या ये कंडक्टर डिकम्पोज हुआ? क्या ये कंडक्टर डिकम्पोज हुआ? नहीं हुआ। इसकी लेंथ, इसका एरिया कुछ फर्क थोड़ी पड़ा, पिघल थोड़ी गया, ये ज़्यादा थोड़ी हो गया, डिकम्पोज नहीं हुआ। बट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में क्या होता है, अभी हमने देखा था एक एनोड थी, एक कैथोड थी, इसको करंट दिया था यहाँ बैटरी लगाकर, तो जैसे ही इसको करंट दिया था एनोड को, तो एनोड क्या हो रही थी? डिकम्पोज हो रही थी, और डिकम्पोज होकर कैथोड पे चट रही थी। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है। हम जब इसको करंट देंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर का एरिया कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे कंडक्टर्स को आप इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स बोलते हो। जिसमें कंडक्टर्स डिकम्पोज नहीं होते उनको आप मेटेलिक कंडक्टर बोलते हो। होपफुली इतनी बात समझ में आई होगी। बिल्कुल ठीक है जी। अब हम आगे बात करते हैं कंडक्टेंस क्या होती है। कंडक्टेंस एबिलिटी है किसी मटेरियल की, वो कितना करंट को कंडक्ट कर पाए। देखो कंडक्टेंस एबिलिटी है कि वो कंडक्ट करने की उसकी कितनी क्षमता है। मैंने लकड़ी में करंट लगाया, लकड़ी ने आगे करंट नहीं दिया। मैंने यहाँ पर करंट लगाया, इधर हाथ लगाऊंगा तो इधर से मुझे करंट नहीं मिलेगा, तो इसकी करंट कैरी करने की क्षमता नहीं है, यानी इसकी कंडक्टेंस जीरो है। थोड़ा सा भी फील नहीं होगा ना, पिघल जाएगा। आप बोलोगे हीट कैरी कर देगा, ये करंट कैरी नहीं करेगा। तो कंडक्टेंस का वर्ड, जो कंडक्टेंस है वो क्या होता है? वो होती है कैपिटल जी। कंडक्टेंस को हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं कि कितनी क्षमता है, कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है किसी कंडक्टर की करंट कैरी करने की या चार्ज कैरी करने की क्षमता को हम कंडक्टेंस बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगा, तो हमने क्या किया, हमने इसका फॉर्मूला उठाया रेजिस्टेंस से। हमने इसका फॉर्मूला उठाया रेजिस्टेंस से। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सब जानते हैं, रेजिस्टेंस होती है आर। देखो रेजिस्टेंस होती है करंट को रोकने की कैपेसिटी, कि कितना रेजिस्ट कर सकता है वो रेजिस्टेंस ये कंडक्टर में। अब वो बोलते हैं कितना जाने दे सकता है, वो उसकी कंडक्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुई, कंडक्टेंस जीरो हुई, तो वो एक नॉन कंडक्टर कहलाएगा। समझो मेरी बात। अगर सारी की सारी मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, कंडक्टेंस है ही नहीं, तो कहलाएगा नॉन कंडक्टर। अगर रेजिस्टेंस कम है और कंडक्टेंस रेजिस्टेंस से ज़्यादा है, रेजिस्टेंस है तो सही बट कंडक्टेंस रेजिस्टेंस से ज़्यादा हुई, तो वो कंडक्टर कहलाता है। यानी कि करंट को कैरी करने की कैपेसिटी रोकने की कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो वो कंडक्टेंस हुई। तो यहाँ से हम एक बात समझ में आई, जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा नहीं होगा। ऑब्वियसली जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा होगा यार।
क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। जो कंडक्टेंस है वो रेजिस्टेंस का बिल्कुल, रेजिस्टेंस होता है रोकना, रेजिस्ट करना, कंडक्टेंस होता है चलने देना, तो दोनों एक दूसरे के हुए उल्टा। सही है। अब इसका फॉर्मूला 1/r रख सकते हो रेजिस्टेंस निकाल कर। या अब रेजिस्टेंस कोई मटेरियल करता था तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती थी, उसकी एक प्रॉपर्टी होती थी क्या? रेजिस्टिविटी। उसकी प्रॉपर्टी क्या होती थी? रेजिस्टिविटी। कोई मटेरियल अगर रेजिस्टेंस करता है तो उसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, उसकी कुछ रेजिस्टिविटी होगी। तो मैं बोलता हूँ रेजिस्टेंस वाले मटेरियल की प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी है। ऐसे ही अगर कोई मटेरियल कंडक्ट करता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी कुछ कहलाएगी, उसको बोलेंगे हम कंडक्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस से समझ कर देखो, दोनों को कंपेयर करो। कैरी करने की कैपेसिटेंस, कैरी करने की एबिलिटी कंडक्टेंस, उस मटेरियल की प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी, रोकने की रेजिस्टेंस, उसकी प्रॉपर्टी रेजिस्टिविटी। अगर कंडक्टेंस रेजिस्टिविटी का उल्टा है, कंडक्टेंस अगर रेजिस्टेंस का उल्टा है तो इसका मतलब कंडक्टिविटी भी रेजिस्टिविटी की उल्टी होगी। अब कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं हम ऐसे, के से, इसको बोलते हैं कप्पा, इसको बोलते हैं हम कप्पा। के होता है कप्पा, के डिजाइनर सा के है ये, इसको बोलते हैं कप्पा। देखो आर रेजिस्टेंस, जी कंडक्टेंस, रो रेजिस्टिविटी और कप्पा कंडक्टिविटी। अब क्योंकि कंडक्टेंस रेजिस्टेंस से उल्टा है तो कप्पा भी रेजिस्टिविटी से उल्टा होगा भैया। समझ में आई बात? एक दूसरे से उल्टे हैं। हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, V/I नहीं, हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, रो L/A, ये सब जानते हैं। रो L/A सबको पता है रेजिस्टेंस क्या होती है, रो L/A। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से R और रो की वैल्यू रख देता हूँ। यहाँ से R की वैल्यू आएगी 1/G, यहाँ से रो की वैल्यू आएगी 1/कप्पा। सही है। तो यहाँ R की वैल्यू पुट करो, 1/G इज इक्वल टू 1/कप्पा L/A, L/A। तो यहाँ से G आया, कप्पा, G आया, कितना आया? G उधर चला गया, कप्पा इधर चला गया, तो कप्पा A/L। या ऐसा भी लिखा रहने दो, 1/रो G इज इक्वल टू कप्पा G/, या उल्टा कर दो, कप्पा की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, कप्पा कितना आएगा? G L/A। ए का कैपिटल लिया था ना, ए को कैपिटल ले लो। ये आई कप्पा की वैल्यू। ये कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी। कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी। ये क्या है? कैपेसिटेंस। उसका फॉर्मूला कप्पा इंटू A/L। कप्पा का फॉर्मूला G इंटू L/A। कप्पा का फॉर्मूला G इंटू L/A। यहां से मैं कप्पा की डेफिनेशन बना सकता हूं, यहां से मैं एक कप्पा की डेफिनेशन बना सकता हूं। कप्पा होती है कंडक्टिविटी। तो तुम्हें कोई कंडक्टिविटी की डेफिनेशन पूछ ले तो तुम कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या बोलोगे? कप्पा इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, कप्पा कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज डिफाइंड एज, कप्पा या कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ द मटेरियल। कप्पा कंडक्टेंस ही होती है when एरिया ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, चैप्टर कौन सा है ये? इलेक्ट्रोड्स पढ़ रहे हैं हम। अगर इलेक्ट्रोड का एरिया A है, when एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है एंड डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड भी इज 1 सेंटीमीटर, तो कप्पा तो कंडक्टेंस ही होगी ना। अरे देखो, अगर मैं बोलूं ये एक सेल है मेरे पास ना, जिसमें एक कैथोड है एक एनोड है, एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड के बीच का एरिया ये L है। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो अगर वो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस को रख दो 1 सेंटीमीटर। एरिया अगर इस इलेक्ट्रोड का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहां रख दो 1, तो 1 से 1 कट गया, तो कप्पा किसके इक्वल आया? कंडक्टेंस के। तो जो उस मटेरियल की कंडक्टेंस है वही उसकी कंडक्टिविटी होगी। कप्पा कंडक्टेंस ही होती है अगर एरिया इलेक्ट्रोड का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो। ये नई डेफिनेशन बनती है कप्पा की। यहां से कप्पा का फॉर्मूला याद रखें और कप्पा निकालने का तरीका भी याद रखें।
समझ में आई इतनी बात? पक्का? आगे चले? ठीक है जी। एक और बात, इस कप्पा की यूनिट याद रखें। कप्पा की जो यूनिट होगी, अच्छा कंडक्टेंस की यूनिट भी नहीं बताई तुम्हें। जो कंडक्टेंस की यूनिट है, कंडक्टेंस मतलब जी की यूनिट है। कंडक्टेंस किसका उल्टा है? 1/r का। कंडक्टेंस किसका उल्टा है? रेजिस्टेंस का। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? रेजिस्टेंस की यूनिट होती थी ओम। तो कंडक्टेंस होती है 1/r, तो इसकी यूनिट हुई 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स। तो कप्पा की इनवर्स यूनिट होती है ओम इनवर्स। या रेजिस्टेंस का उल्टा है, रेजिस्टेंस को बोलते थे ओम, तो इसको हम बोलते हैं मोह। ओम को उल्टा कर दो, मोह। कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स या मोह। या एक और यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं सीमंस। उसको हम बोलते हैं सीमंस। उसको जी। अब जहां तक बात आती है इसकी कप्पा की, कप्पा की जहां तक बात आती है, तो कप्पा की यूनिट होती है सीमंस पर सेंटीमीटर। मोह पर सेंटीमीटर। मोह पर, देखो यार ये सेंटीमीटर था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर था, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर का क्या बचा? इसकी यूनिट थी सीमन, नीचे आया बचा सेंटीमीटर। तो सीमंस पर सेंटीमीटर या मोह पर सेंटीमीटर कप्पा की यूनिट है। कंडक्टेंस की यूनिट है ओम या जी। अगला टॉपिक है हमारा मोलर कंडक्टिविटी। देखो अभी हमने पढ़ी थी नॉर्मल कंडक्टिविटी, कप्पा। कप्पा को कंडक्टिविटी बोलते थे, या कप्पा को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी कई बुक्स में नाम दे रखा है, तो भूल उलझना मत। इसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या नॉर्मल कंडक्टिविटी बोलते हैं। हम पढ़ रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को डिनोट करते हैं ऐसे उल्टा लैम्डा और उसके पैर में एम। ये भी लैम्डा होता है, तुम लोगों ने ये लैम्डा पढ़ा है, ये भी एक तरह का लैम्डा ही है, इसको बोलते लैम्डा है। तो ये है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है? मोलर कंडक्टिविटी होती है कि एक मोल आयंस 1 सेंटीमीटर क्यूब के वॉल्यूम में हो। 1 मोल आयंस अगर 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम क्यूब में पड़े हों, तो जो उनकी कंडक्टेंस होगी, वो ही मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगी। 1 मोल आयंस जो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में पड़े हों, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम है, इसके अंदर 1 मोल आयंस पड़े हैं, जो इनकी, देखो होना 1 सेंटीमीटर क्यूब चाहिए और 1 सेंटीमीटर में 1 ही मोल होने चाहिए, और जो इनकी कंडक्टेंस हुई वो ही इनकी मोलर कंडक्टिविटी होगी। समझे? तो मोलर कंडक्टिविटी का यहाँ से जो फॉर्मूला आता है वो आता है ये, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम हमें ज़्यादा यूज नहीं आता, तो बुक में लिख रखा K इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, 1000 बाय मोलैरिटी। इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट है वो है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। याद रखना, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। एक और होती है जिसको बोलते हैं हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चों? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लैम्डा ई से डिनोट करते हैं। इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी तब निकाली जाती है जब मोलैरिटी की जगह नॉर्मेलिटी दे दें। जब नॉर्मेलिटी दे दें तो इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी होगी K इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। ऐसे आ जाएगी इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। समझ रहे हो? K इंटू, अरे K क्या, ये K क्या है? ये कप्पा है K। ये क्या है? कप्पा। कप्पा में बोले तो कनेक्टिविटी है ये जो के लिख रहा हूं मैं, ये कप्पा है, मतलब कनेक्टिविटी है। ये के वो डिजाइनर वाला के है। K इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, ये आई आपकी इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। अब एक और रिलेशन है इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी और मोलर कनेक्टिविटी का। एक मोलर कनेक्टिविटी और इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी का रिलेशन है, उसको समझ लो क्या कहता है। दोनों का आपस में एक रिलेशन है, दोनों दे रखी हो, एक दे रखी हो दूसरी निकालने को बोले तो ऐसा निकाल दो। तो क्या है? मोलर कनेक्टिविटी डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी इज इक्वल टू होती है x।
इज इक्वल टू होती है x। सही है, x ही होती है ना, सही है। कैसे होती है, अभी x होता क्या है, इसको कैसे निकला, ये मोलर कनेक्टिविटी अपॉन इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी होती है मोलर मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास के, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास के। अब ये जो इक्विवेलेंट मास है इसको हम निकालते हैं कैसे, इसको निकालते हैं मोलर मास डिवाइडेड बाय x, डिवाइडेड बाय x, यानी इक्विवेलेंट मास की जगह मैं क्या लिखूं, मोलर मास डिवाइडेड बाय x, मोलर मास डिवाइडेड बाय x। तो मोलर मास से मोलर मास कट जाएगा, ये x 1/x ऊपर जाकर x बन जाएगा। अब ये x है क्या, ये x है क्या, ये अलग अलग है, ये x अलग अलग होता है, ये डिपेंड करता है एसिड के लिए अलग होगा, बेस के लिए अलग होगा, दोनों ना हुए तो इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए x अलग हो सकता है। x एसिड के लिए x की वैल्यू होगी जितने भी उसके अंदर आयनाइजेबल H+ आयंस हैं, आयनाइजेबल H+ आयंस हैं, वो उसका x बन जाएगा। जैसे मैं बोलूँ HCl एसिड है मेरे पास, तो इसमें आयनाइजेबल H+ के कितने आयन है, एक आयन है। H2SO4 में आयनाइजेबल H+ के कितने आयन हैं, 2 हैं H+ के आयन, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ रहे हो। बेस में जितने आयनाइजेबल OH- आयन हैं, जैसे NaOH में कितने आयन है, OH- आयन कितने, 1 है, तो x की वैल्यू 1। अगर एसिड और बेस ना हुआ तो क्या करेंगे, तो देखेंगे नंबर ऑफ टोटल चार्ज ऑन कैटायंस, टोटल चार्ज ऑन कैटायन। तो कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव लिख लो, कैटायन पे कौन चार्ज होता है, पॉजिटिव। जैसे देखो मेरे पास है NH4Cl हो गया, तो ये एसिड नहीं है, बेस नहीं है, तो H+ नहीं है, OH नहीं है, तो इसमें कैटायन ना, कैटायन क्या बनेगा, NH4+, ये बनेगा माइनस, तो NH4+ कितने हैं, +1 है, यानी कि 1 है, एक ही तो है। NH4+ के कितने हैं, एक ही तो है, 2 हो जाए तो NH4+ के 2 हो जाएंगे, समझे। तो जितने कैटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो x बन जाएगा। ऐसे ही लैम्डा m/λ = x आ जाएगा। ये दोनों का क्या है, रिलेशन है, इसको भी याद रखें, इन दोनों को रखें याद। इसके बेस पर सिंपल से न्यूमेरिकल आते हैं जिनकी वैल्यू पुट कर आपको मोलर कनेक्टिविटी निकालने को बोल देंगे, कनेक्टेंस निकालने को बोल देंगे, कनेक्टिविटी रेजिस्टिविटी दे देंगे, कुछ भी निकालने को बोल देंगे। बड़ा ही सिंपल सा न्यूमेरिकल आता है, उसको प्लीज़ प्रैक्टिस करें, समझ में आएगा। बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, ट्राई करेंगे अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में एक न्यूमेरिकल इसका प्रैक्टिस करवा दें। नहीं तो हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें हम कॉलर लॉ में कनेक्टिविटी कंडक्टेंस की वैल्यूज़ को हम एक पहले तो कंपेयर करेंगे, फिर कॉलर लॉ तुम्हें समझाएंगे, समझ रहे हो। तो वो मुझे लगता है कि ये कंडक्टेंस टॉपिक का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हमारे पास इस चैप्टर में 2-3 टॉपिक और बचे हैं, सेल्स बचे हैं अलग अलग, कि आपको ये मरकरी सेल क्या होता है, नॉर्मल लेक्लैंच सेल जो घड़ी में लगाते हो वो क्या होता है, एक फ्यूल सेल है, ये सब की प्रिंसिपल अलग अलग से करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।